देखिए, भारत की जो संस्कृति रही है वो दुनिया की तमाम महान संस्कृतियों में से एक है। और अभी का जो समय है, इसमें हम अपनी संस्कृति को छोड़कर हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर मुड़ रहे हैं, जिस कारण से बहुत सारी विसंगतियां परिवार में, समाज में और कई जगह देखने को मिल रही है। आज के समय में तो बहुत सारे अवसर हैं, खास करके जो इंटरनेट का माध्यम है। तो आज आप किसी भी देश के किसी भी हिस्से में रह करके अपनी चीज़ों को आप उन सूचना तंत्र के माध्यम से आप चीज़ों को बिल्कुल उसको प्रकाशित कर सकते हैं, अपने कलाओं का विस्तार कर सकते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत और कला को युवाओं के बीच में प्रस्तुत करने और उसके बारे में जानकारी देने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया है। तो इसके राष्ट्रीय अधिवेशन प्रत्येक वर्ष मई और जून के महीने में होता है। तो इसी दौरान मुझे 2-3 राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेने का अवसर मिला। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास मेहमान जो हमारे शहर के रहने वाले हैं और ये जाने माने साहित्यकार हैं, चित्रकार हैं, एक कला के साधक हैं समझिए। हमारे साथ हैं गोपाल फलक जी, जो कि अभी मध्य विद्यालय कांटी कस्बा के प्रधानाचार्य भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी को नमस्कार करता हूं। और सबसे पहले फर्स्ट लुक बिहार का बहुत बहुत आभार। तो गोपाल फलक जी, हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप एक जो भी कला आपके बारे में लोग जानते हैं कि आप गीत संगीत लिखते हैं, यूट्यूब में आपका अपना चैनल भी है, लेकिन आप अपने आप को एक कला के साधक के रूप में ज़्यादा बताना चाहते हैं। कौन कौन सी कला है जिसमें आप अभी रुचि रख रहे हैं, उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं? बचपन से ही लगभग सभी कलाओं में मेरी रुचि रही है, लेकिन संगीत का हमने कोई विधिवत प्रशिक्षण नहीं लिया है, इसलिए संगीत के क्षेत्र में मेरा ज्ञान बहुत ही साधारण है, जो आम लोगों का जिस तरह का होता है। लेकिन रुचि हमारी है और गाने से काफ़ी रुचि रही है, खास करके फिल्मी गीतों से। और साहित्य से भी लगाव रहा है, लगातार साहित्य को पढ़ते रहे हैं, कविता कहानी पढ़ते रहे हैं और कविता कहानी गज़ल लिखते भी हैं। कई साहित्यकारों को पढ़ने की ललक हमेशा रही है और जब कभी भी समय मिलता है उन साहित्यकारों को भी पढ़ते हैं। ऐसे विचारकों को भी पढ़ते हैं जिन्होंने देश दुनिया के बारे में, समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, कला के बारे में जो अलग अलग किताबों के माध्यम से जिन लोगों ने जानकारी दी है। तो ये सारी मेरे रुचि का विषय रहा है। चित्रकला की जब बात आती है तो चित्रकला में फिर आप मतलब उसमें भी बहुत सारे वर्गीकरण हैं, आप कौन सी कैटेगरी में करते हैं? चित्रकला में मेरी रुचि, जब मैं 7वीं क्लास का छात्र था, मेरे आसपास कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको चित्र बनाते हुए एक रुचि जगी कि मुझे भी चित्र बनाना चाहिए। और वहाँ से हमने चित्रकला की शुरुआत की और प्रारंभिक दिनों में ही लगा कि शायद मेरे अंदर ये गुण है। चित्रकला की जो अलग अलग माध्यम है, जैसे जल रंग है, ऑयल कलर है, एक्रिलिक है, फैब्रिक है, पेंसिल स्केच है, तो अलग अलग माध्यमों में जो काम करने का है, तो सारे माध्यम में काम करते रहे हैं। लेकिन जो सर्वाधिक मेरी रुचि रही है वो जल रंग यानी वाटर कलर में रहा है। तो ये जो पेंटिंग, तो क्या जैसे आपने कहा संगीत की तो आपने कोई फॉर्मल शिक्षा नहीं ली, तो क्या पेंटिंग के लिए फिर आपने कहीं से ट्रेनिंग ली? हाँ, पेंटिंग का हमने विधिवत प्रशिक्षण लिया है। हमारे गुरु आदरणीय श्री विमल विश्वास हैं, जिनके सानिध्य में शुरुआत में हमने बिल्कुल प्रशिक्षण लिया है, विभिन्न माध्यमों के बारे में जानकारी ली है और उसमें लगातार काम करते रहे हैं। और हम लोग की एक अच्छी टीम थी उस वक्त जब हम काम करते थे विमल विश्वास जी के सानिध्य में। तो उसमें अधिकांश लोग आज राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के बड़े चित्रकार के रूप में हैं। मैं इस विधा को कुछ कारणों से, जो व्यक्तिगत मजबूरियां रही,
जिस कारण से मैं अपने घर से बाहर इसका मोह मैं नहीं त्याग सका। माँ बाप के साथ रहने का एक बड़ा सम्मोहन था मेरा, इसलिए बाहर नहीं जा सका। बाहर जाता तो शायद मैं भी एक चित्रकार के सफल चित्रकार के रूप में मेरी पहचान होती, लेकिन अपनी इस ऊर्जा को, अपनी इस रुचि को इसी शहर में रह करके कभी हमने उन चीज़ों को मरने नहीं दिया। और संस्था के माध्यम से कई नई पीढ़ियों को अपने इस हुनर से हमने प्रशिक्षित भी किया है। आज देश दुनिया में कई जगह मेरे द्वारा सिखाए गए कई ऐसे छात्र हैं, छात्राएं हैं जो बहुत बेहतर कर रहे हैं, न केवल राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ ऐसे नाम हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब मैं आपके बारे में कुछ डेटाज कलेक्ट कर रही थी तो मैंने देखा कि आपका एक बिंदु पे आपका बहुत ज्यादा जोर रहता है, वो ये कि आप अपसंस्कृति को के विरुद्ध काफी सतर्क रहते हैं और साथ ही साथ भावी पीढ़ी को जो हमारी संस्कृति है उससे जोड़े रखने की। तो ये क्या चुनौती है जिसके प्रति आप खुद को सतर्क हैं? देखिए, भारत की जो संस्कृति रही है वो दुनिया की तमाम महान संस्कृतियों में से एक है। और अभी का जो समय है, इसमें हम अपनी संस्कृति को छोड़कर हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर मुड़ रहे हैं, जिस कारण से बहुत सारी विसंगतियां परिवार में, समाज में और कई जगह देखने को मिल रही है। तो जो हमारी महान संस्कृति है, इसका संरक्षण और कला का काम ही है कि अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को, जो गौरवशाली इतिहास है, उसका संरक्षण करना। तो हम अपने गौरवशाली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब आप नई चीज़ों को नहीं सीखें, दूसरे से नहीं सीखें, क्योंकि हमारे यहाँ चित्रकला में अगर आप देखें तो वास्ट टेक्निक जापान और चाइना से आया। इस तरह से कई चीज़ों को हमने अपनाया है। ऐसे कई नाम हैं। राजा रवि वर्मा ने जो मॉडर्न स्टाइल में भारतीय जीवन को उन्होंने बनाया है, देवी देवताओं की कल्पना की है, आयल रंग में उन्होंने काम किया है। खास करके अगर अमृता शेरगिल की बात करें तो उनका जो माध्यम रहा है वो पाश्चात्य का रहा है, लेकिन जो विषय रहे हैं वो भारतीय रहे हैं। तो भारत एक विविधता में एकता का अगर हम देश देखते हैं तो इससे एक इतना विशाल देश है जहाँ की अलग अलग कई संस्कृतियां एक साथ मिल करके एक महासंगम बनाती है। मुझे लगता है कि अपने आप में काफी है। और लेकिन अगर आप संस्कृति और अपसंस्कृति की बात को देखें, अगर हम इन सही चीजों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, जैसे आज के बच्चे भोजपुरी को भी देख लीजिए, थोड़ा सा पीछे जाइए तो एक पर एक हमारे गांव घर के ऐसे गीत हैं, चाहे वो विवाह के गीत हों, जाते का गीत हो, कटनी का गीत हो, धनकटनी का गीत हो, ऐसे हर अवसर के लिए 16 संस्कार हमारे माने जाते हैं, 16 संस्कार के लिए अलग अलग गीत रचे गए। तो ये हमारी संस्कृति, हमारी आत्मीयता और हमारी मिट्टी से जुड़े होने का तो मेरा यही प्रयास रहा है कि हम अपने उस गौरवशाली संस्कृति को बचा करके रखें। अभी कला के नाम पर और स्वयं को नामचीन बनाने के लिए, या यूं कहिए कि किसी तरह पैसा कमाने के लिए लोग हर चीज को दांव पे रख करके काम कर रहे हैं। तो मेरी सहमति वैसे चीजों में नहीं है। मैं चाहता हूं कि भारत की जो गौरवशाली परंपरा है वो जीवित रहे और बच्चे या नई पीढ़ी स्वस्थ मानसिकता के साथ अच्छी चीजों को ग्रहण करे। ये तो बात हुई, लेकिन इससे पहले जो बात हो रही थी उसमें आपने एक जो बिंदु कहा जिसपे मेरा ध्यान गया कि हर इन क्षेत्रों में रुचि होने के बावजूद, काबिलियत होने के बावजूद जो घर का मोह था उसकी वजह से आप बाहर नहीं गए। ये मोह होना कोई गलत बात नहीं है, पलायन हमारे राज्य की एक समस्या भी है। तो क्या अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग, मेडिकल में ना जाकर कि कला की विधा को चुनता है तो अपने राज्य में रहकर, अपने माता पिता, अपने परिवार के साथ रहकर उसके पास रोजगार की व्यवस्था नहीं हो सकती? आज के समय में तो बहुत सारे अवसर हैं, खास करके जो इंटरनेट का माध्यम है। तो आज आप किसी भी देश के किसी भी हिस्से में रह करके अपनी चीज़ों को आप उन सूचना तंत्र के माध्यम से आप चीज़ों को बिल्कुल उसको प्रकाशित कर सकते हैं, अपने कलाओं का विस्तार कर सकते हैं। लेकिन जिस वक्त हम लोग काम कर रहे थे वहाँ सूचना तंत्र, उनकी मोबाइल तक नहीं था, तो वहाँ चीज़ें बहुत सीमित थी। उस समय जो लोग यहाँ से बाहर गए, और एक और चीज़ है कि उस समय मेरा ये सौभाग्य है कि हमें वो ऐसे गुरु मिल गए जो काफ़ी सिद्धस्थ थे। कई लोगों को वैसे गुरु भी नहीं मिल पाते।
तो अगर बाहर के संस्थानों में लोग जाते हैं तो वहाँ ज़्यादा अनुभवी लोग और ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग साथ में मिलते हैं, उनके अनुभव का विस्तार होता है और एक बड़ा दायरा भी मिलता है, मंच भी मिलता है। ये उस वक्त की बात है, लेकिन आज के समय में कई ऐसे लोग हैं, मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। जैसे कुछ लोग मुजफ्फरपुर को, जैसे दिलीप शर्मा और ऐसे कई लोग हैं जो मुजफ्फरपुर को छोड़ के चले गए, चूंकि उस समय यहाँ उनको लगा कि शायद ये उतना बड़ा जगह नहीं है और बाहर जाके उन्होंने बहुत अच्छा किया। कि आज कई ऐसे मेरे ही छात्र हैं उसी शहर में रह करके, कई ऐसे कलाकार हैं जो इसी शहर में रह करके आज देश दुनिया में नाम कर रहे हैं। उनकी पेंटिंग्स बिक भी रही है और एक बाजार भी उनको उपलब्ध हो रहा है, नाम भी हो रहा है और कला सृजन में वो लगातार सक्रिय। अभी जब आपने ये बात कही अपने विद्यार्थियों के बारे में और उनकी पेंटिंग बिकने के बारे में, तो फिर जो हम आपके बारे में जानकारियां इकट्ठा कर रहे थे कि आप समय समय पर शहर में एग्जीबिशन, जो आपकी पेंटिंग एग्जीबिशन है, उसको भी आप लगाते रहते, तो उसमें आपको पब्लिक का रिस्पॉन्स कैसा मिलता है? क्या आर्टिस्ट को सही प्लेटफॉर्म मिलता है तब जो एग्जीबिशन लगते हैं? एक तो छोटे शहर में खास करके माहौल बनाने की बात है। अगर हम इस तरह के छोटे छोटे आयोजन करते हैं या बड़े आयोजन करते हैं, चूंकि बड़े शहरों में है, लोगों को पता है कि वहाँ आर्ट गैलरी में जाकर को देखेंगे तो जो पेंटिंग्स अच्छी लगती है तो उसके अच्छे दाम भी मिल जाते हैं। लेकिन छोटे शहरों में क्या है कि पेंटिंग्स के बारे में या इस तरह के एग्जीबिशन के बारे में लोग उतने सजग नहीं, लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, अच्छी चीजें हैं, लोग उसको अप्रिसिएट करते हैं और धीरे धीरे कुछ पेंटिंग्स बिकती भी है, लेकिन वो संख्या यूँ कहिए कि बिल्कुल न के बराबर है। लेकिन अगर चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो शायद ये माहौल नहीं बनेगा। किसी भी चीज़ के लिए वातावरण का निर्माण करना बेहद जरूरी है। इस तरह के छोटे बड़े आयोजनों से वातावरण का निर्माण हुआ है और मुझे लगता है कि जहाँ से मेरी शुरुआत हुई है, लगभग 94 से छोटे छोटे चित्रकला प्रदर्शनी और उसमें छोटी छोटी प्रतियोगिताओं में कई नई पीढ़ियों को, बच्चों को जोड़ने का काम लगातार करते रहे हैं। उस समय काफ़ी दिक्कतें थी, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि सूचना तंत्र उतना मजबूत नहीं था, अखबार वगैरह भी बहुत सीमित थे और टीवी चैनल्स भी केवल दूरदर्शन और कुछ एक बहुत लिमिटेड थे। तो बावजूद इसके उस समय जिन लोगों ने उससे जुड़ाव, जिन लोगों का था, जिन लोगों ने भाग लिया, खास करके उन बच्चों का मैं नाम लेना चाहूँगा, वहाँ से भाग लेने के बाद उनके अंदर जो एक परिवर्तन आया कि सृजनात्मक क्षमता का जो विकास हुआ, तो उन चीज़ों को लेकर के वो आगे बढ़े और आज देश दुनिया में नाम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुजफ्फरपुर में लगभग 32 या 35 वर्षों का मेरा सांस्कृतिक योगदान रहा है और कई नई पीढ़ियों को उस मंच के माध्यम से गुजरते हुए अपने आप को सफल बनाने का जो प्रयास उनका है, तो ये मुझे सार्थक लग रहा है और मुझे एक सुकून मिलता है कि मेरा यह उद्देश्य या मेरा यह जो योगदान है वो बहुत सार्थक रहा। जितने भी अभी युवा यहाँ पे कलाकार हैं, वो हमने देखा है कि जब भी वो गोपाल पलक जी से मिलते हैं तो वो ज़रूर उनका पैर छू करके उनका अभिवादन करते हैं और एक सम्मान का तो जो आपका है वो परिचय चित्रकारों के बीच, कलाकारों के बीच में है। साथ ही साथ हमने आपके बारे में ये भी जाना है कि आप कुछ जो बुक्स हैं उसमें जो पेंटिंग्स होते हैं, जैसे NCERT के बुक जो है उसमें आपने पेंटिंग्स बनाए हैं, तो इसकी प्रक्रिया, ये अवसर आपको कैसे मिला और क्या और भी जो कलाकार हैं उनको ये अवसर मिल सकता है? हाँ, ये मिल सकता है और अक्सर जो है कई कलाकार इस तरह की किताबों में, खास करके जो सरकारी किताबें हैं या निजी विद्यालयों की भी किताबें, अब तो खैर सभी जगह सब NCERT और SCERT की किताबें चल रही है। तो मुझे एक शिक्षक प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा था कांटी प्रखंड में, वहाँ स्टेट की टीम आई हुई थी। उस समय एक टीचर ट्रेनिंग के लिए एक किताब का निर्माण हो रहा था, बोधि संवाद। तो वहाँ मुझे यह कहा गया, चूँकि मैं प्रशिक्षण के दौरान कुछ चित्र वगैरह श्यामपट्ट पर बनाया करता था, तो लोगों को लगा कि शायद ये स्किल इनके अंदर है, वो था मेरे अंदर। तो मुझे ऑफर दिया गया कि आप इस किताब के लिए इलस्ट्रेशन बनाइए। तो सारे पेज के लिए इलस्ट्रेशन बनाए, उन लोगों को काफ़ी पसंद आया और स्टेट के जो अधिकारी आए हुए थे, मैं नाम लेना चाहूँगा श्री भारत भूषण जी, तो उन्होंने कहा कि आप इसका आवरण बनाइए और आवरण देखने के बाद वो बिल्कुल गले लगा लिए और बोले कि नहीं भाई, आपको तो यहाँ नहीं रहना है, आप राज्य में आइए। और वहाँ जाने के बाद मुझे लगभग 40 से 50 किताबों का
आवरण बनाने का मौका मिला। दिव्यांग बच्चों के लिए एक स्पेशल कार्यक्रम उड़ान करके कार्यक्रम था, जिसकी एक पत्रिका का निर्माण हुआ, उसका भी लोकार्पण और लोगो हमने बनाया, जिसका माननीय मुख्यमंत्री और उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री के द्वारा उसका लोकार्पण किया गया। तो ये एक सिलसिला चल पड़ा और लगातार कई टेक्स्ट बुक और कई टीचर एजुकेटर के लिए जो किताबें बनी, उसमें कई एक किताबों में आवरण और अंदर के इलस्ट्रेशन और चित्र बनाने का मौका मिला। और एससीईआरटी के माध्यम से फिर एनसीईआरटी ने भी ये काम सीमित समय के लिए एनसीईआरटी के लिए भी हमने काम किया। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि निस्वार्थ भाव से श्याम पट्ट पर बनाई गई आपकी चित्र ने आपको इतना बड़ा मौका दिया। तो ये एक संदेश भी जाता है हमारे कलाकारों के लिए, युवा कलाकारों के लिए, कि अगर वो निस्वार्थ भाव से अपने कला को साधते रहेंगे तो उनको पहचान और उनकी कद्र देने वाले लोग भी उनको आज नहीं तो कल मिलेंगे। जब आपकी कलाओं और विधाओं के बारे में हम जान रहे थे तो हमने एक कला के बारे में देखा, वो है गुरुपा चट्टी कलमकारी। इस विधा में भी आप जानकारी रखते हैं, तो इस कला के बारे में बताएं। ये स्पीक मैके करके एक संस्थान है, जिसके संस्थापक जो है डॉक्टर किरण सेठ, आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर हैं, जिन्होंने स्थापना किया है और भारतीय शास्त्रीय संगीत और कला को युवाओं के बीच में प्रस्तुत करने और उसके बारे में जानकारी देने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया है। तो इसके राष्ट्रीय अधिवेशन प्रत्येक वर्ष मई और जून के महीने में होता है। तो इसी दौरान मुझे 2-3 राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेने का अवसर मिला। तो वहाँ तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम चल रहा था, जहाँ गुरुपा चेट्टी, जो आंध्रा कलमकारी के बड़े गुरु, सिद्धस्थ गुरु, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गुरु हैं, उनके साथ रह करके काम करने का मौका। कलमकारी जैसे अपने यहाँ कई ऐसे लोक कलाओं में, जैसे मधुबनी चित्र है, पट चित्र है जो उड़ीसा का है, या फिर अपने यहाँ मंजूषा कला है, टिकली कला है, उसी तरह से आंध्रा की कलमकारी भी अपने आप में एक बड़ी कला है और उसके निर्माण की प्रक्रिया भी अपने आप में बड़ी रोचक है। उसमें जिंक ऑक्साइड वगैरह ये सब मिला करके रंगों का निर्माण किया जाता है। फिर उस पर इंक से रूपाकार को तैयार किया जाता है और फिर उसको डुबो करके एक अच्छी कलाकृति का निर्माण होता है। तो ये अपने आप में एक अलग पैटर्न है, एक अलग विधा है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी चर्चित है। तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि गुरुपा चेट्टी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं कलमकारी के, आंध्र प्रदेश के, उनके सानिध्य में काम करने का, सीखने का अवसर मिला। इसी क्रम में 2 और बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चित्रकारों से मिलने का मौका मिला। एक महिला चित्रकार हैं अंजलि इलामेनन, जो कलाकारों के लिए बड़ा नाम है। विशेष करके कला महाविद्यालयों में इन लोगों की जीवनियाँ पढ़ाई जाती है। तो अंजलि इलामेनन के जो अपने काम करने के जो तरीके हैं, उसको बहुत करीब से देखने का मौका मिला और उनके सानिध्य में भी कुछ सीखने का मौका मिला। और एक बड़ा सानिध्य हमको मिला जतिन दास का। जतिन दास जो अपने आप में चित्रकला का एक बड़ा नाम है, उनकी ही पुत्री एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस भी है, नंदिता दास। तो उड़ीसा के रेवेन्शा यूनिवर्सिटी में लगभग 1 सप्ताह उनके साथ रह करके और उनके साथ आसपास में, क्योंकि कटक जिले के मयूरभंज जिले में उनका जन्म भी हुआ है, तो उनका नेटिव प्लेस है, तो उनके साथ कई जगह घूमने का, पोट्री वगैरह खरीदने वगैरह का मौका मिला। तो ये कुछ ऐसे बड़े कलाकार हैं जिनके सानिध्य में कोई कलाकार कैसे, कितना मेहनत करके कितनी इस ऊंचाई को हासिल करता है, करीब से देखने का मौका मिला और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो ये बात तो हुई कि कला जो है वो, इसीलिए कहते हैं कला के साधक को साधक कहते हैं, उसको साधना कहते हैं, कि ये आप अचीव नहीं कर सकते कोई सर्टिफिकेट लेके, इसको आपको रोज रोज साधना होता है। और जैसा अभी गोपाल फलक जी ने बताया, इसी तरह से उसको साधते हैं, एक एक दिन जोड़ जोड़ कर, एक एक लोगों से मिलकर। जब आपने ये कलमकारी आर्ट के बारे में बताया तो फिर मेरा ध्यान गया, जो आपने खुद ही मेंशन किया, यहाँ की मधुबनी आर्ट के बारे में। कलमकारी आर्ट और मधुबनी आर्ट को आप कितना मिलता जुलता देखते हैं, या फिर मैं ये सवाल करती हूँ थोड़ा घुमा करके, कि पूरे भारत के जो कला है, जो मतलब लोक कला है, उनको आप कितना मिलता जुलता पाते हैं? लोक कला चूंकि वो लोगों के द्वारा स्वतः स्फूर्त है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में आप देखेंगे उसके निर्माण की प्रक्रिया कहीं कहीं तो बिल्कुल खास के रंगों के माध्यम से, चूंकि सभी में लगभग प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है,
ये रूपाकार में अंतर है। और सभी कलाओं का क्षेत्र विशेष के साथ, इसलिए कई बार इसको रीजनल कला भी कहा जाता है, कि वहाँ के जो विषय हैं, जैसे अपने यहाँ ही देख लीजिए मंजूषा कला है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित है। मंजूषा कला में बहुला विशहर की जो लोक कथा है वो उस पर आधारित है, और दुनिया की यह अकेली कला है जो किसी लोक कला पर आधारित चित्रण किया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग वारली पेंटिंग को अगर कहें तो जिबिया सोमामासे करके एक बड़े कलाकार हुए हैं, उन्होंने आदिवासी क्षेत्र में रह करके उस कला का विकास किया है, और वहाँ जो आदिवासियों के जीवन से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो रूपाकार में आता है। रंगों का प्रयोग भी है, कई जगह टेराकोटा का प्रयोग होता है, टेराकोटा रंग, और हमारे यहाँ जैसे अल्पना वगैरह चावल को पीस करके बनाते हैं पिठार वगैरह से, तो उस तरह की जो प्राकृतिक चीजें हैं उन सारे चीज। मधुबनी कला में देख लीजिए, मधुबनी कला में जो यहाँ की जो मिथिला की संस्कृति है उसमें विशेष करके जो कोहबर है, जो अलग अलग तीज त्योहार हैं, कृष्ण है, राम है, शक्ति की पूजा जो होती है, या फिर हमारे यहाँ वर वधू का जो एक अस्थायित्व की बात होती है, तो उसमें वो प्रतीक के रूप में गनगोजर है, सुग्गा है, पान के पत्ते हैं, उन तमाम कलाओं का चीजों को, आकृति को उकेरा जाता है। तो ये जो उकेरने के पीछे सभी कलाओं में कुछ समानताएं जरूर है। कहीं महिला प्रधान, ज्यादातर महिलाएं इस कला को विकसित की हैं, और प्राकृतिक रंग जिसमें फूलों के रंग से, हल्दी से, सेम से, इस तरह के प्राकृतिक रंगों का निर्माण किया गया है। लेकिन रूपाकार में अलग अलग जगहों के अलग अलग संस्कृतियां, तीज त्योहार, आचार व्यवहार, ये सब उसमें वो एक दूसरे से अलग करता है। तो ये हो गई कि किस तरह से संस्कृति और जो कला है, और खास करके जो चित्रकला है, वो किस तरह से हमको एक दूसरे से जोड़े रखती है। इसके बाद जो एक बात आती है संगीत विधा की, आपके YouTube चैनल के माध्यम से हमने देखा है कि आप बहुत सारे ऐसे अवेयरनेस गीत गाते हैं, जिसमें एक बिहार गीत काफी मशहूर हुआ है। इसके बारे में भी हमारे ये विशेष करके पिछले वर्ष की बात है, जब मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत एक जगह मुझे कविता पढ़ने का मौका मिला, तो मैं उसी रात उस गीत को लिखा था। अगले दिन मुझे पढ़ना था, दरभंगा जिला प्रशासन के माध्यम से मुझे पढ़ना था। तो कई लोगों ने कहा कि आप अगर इसको गा करके और यूट्यूब पर डालते हैं तो और लोगों में मतदाता जागरूकता या मतदान के प्रति लोग जागरूक होंगे। तो फिर लोगों के सुझाव के बाद हमने स्टूडियो में जा करके इसका रिकॉर्डिंग कराया म्यूजिक के साथ। और सच पूछे तो मुझे म्यूजिक की बिल्कुल जानकारी नहीं है। जब म्यूजिक बन जाने के बाद मैं गा रहा था तो मुझे खुद ही पता नहीं था कि मैं रिदम में हूँ नहीं हूँ, लेकिन कोशिश किया, और वो कोशिश काफ़ी सफल रहा। उसमें एक दो गीत की चर्चा मैं जरूर करूँगा, विशेष करके अभी अपने यहाँ मुजफ्फरपुर, अब तो कई और जिले भी शामिल हो गए हैं, चमकी बुखार को लेकर के, जो बहुत ही दुखदाई स्थिति रहा है। कई बार 2019 में काफ़ी बच्चों ये बिल्कुल इसका समय है, पीक समय है जब, तो उस समय तो मुझे लगा कि इसके ऊपर कोई ऐसा गीत होना चाहिए जो एक बचाव है। खासकर चमकी की जो 3 धमकियां हैं, खिलाओ, जगाओ और अस्पताल ले जाओ, तो मुझे लगा कि क्या मैं इस पर कुछ जन जागृति गीत लिख सकता हूं। और मैं उसे ईश्वर की कृपा कहता हूं कि वो गीत ऐसा मार्मिक गीत बना, उसमें बचाव के सारे बिंदु शामिल हैं, और वो बजिका में लिखा गया और गाया गया। मुझे शुरू क्या आप गुनगुनाना चाहेंगे इस गीत? हाँ, वो गीत है, अपने सुगवा के जान बचैहा, चमकी के देखा कहरवा हो रामा, चमकी के देखा कहरवा हो रामा। एक अंतरा में जो जिसमें बचाव है, धूप में ना जाए दीहा, भूखे ना सुलैहा, धूप में ना जाए दीहा, भूखे ना सुलैहा, थपकी दे के जगैहा हो रामा,
थपकी दे के जगैहा हो रामा। इस तरह से बचाव के सारे बिंदु उसमें शामिल है। अवेयरनेस प्लस सुरक्षा। और ये लगभग जितने जिलों में चमकी बुखार से प्रभावित है, वहां जिला प्रशासन ने इस गीत को खास कर आंगनवाड़ी केंद्रों पर काफी जोर शोर से लोगों ने बजाया। और जो आंगनवाड़ी सेविका है, जो माताओं को समझाने जाती थी कि आपको बच्चों को कैसे बचाना है, तो कई लोगों का फोन आया कि सर आपके इस गीत के बाद हम लोग का काम आसान हो गया। गीत के माध्यम से, और चूंकि बजिका में है तो अधिकांश लोग गांव घर के लोग, ज्यादातर ग्रामीण इलाके में जहां कुपोषण है, जहां शिक्षा की कमी है, जहां अवेयरनेस की कमी है, तो वहां ही ज्यादातर बच्चे शिकार होते हैं इसके। तो ये गीत एक क्रांति के रूप में, और इसको इतने लोगों ने देखा, इतने लोग, मुझे खुद भी आश्चर्य होता है। बाकी गीत हिंदी में लिखे हुए थे तो मुझे लगा कि शायद वो गीत आगे बढ़ेगा, लेकिन ये सारे गीत का रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगभग 6 से 7 हजार लोगों ने इस गीत को देखा, सुना और अवेयरनेस के लिए इसका तो जो वोकल फॉर लोकल, जो हम प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट है, वो भी इससे मोटिवेटेड होता है। जब आप ये सारी बातें कह रहे थे तो मेरे दिमाग में आया कि आप अक्सर कला एवं संस्कृति विभाग जो हमारे शहर का है, हमारे जिले का है, इससे भी आप जुड़े रहते हैं। कला एवं संस्कृति विभाग ने भी काफी प्रयास किया है शहर के जितने भी कलाकार हैं उनको एक सूची में लाने का, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक बहुत अच्छी पहल है। बिहार सरकार ने कला संस्कृति विभाग और कला संस्कृति पदाधिकारी जो सभी जिलों में उसका पद सृजित किया गया है, तो एक खास करके स्थानीय कलाकारों का और स्थानीय कला का, और यहाँ कला के माध्यम से जो गतिविधियां हो रही है उसे एक बड़े मंच तक ले जाने में यह सहायक होगा। इसके लिए सबसे जरूरी है, चूंकि कला संस्कृति विभाग और कला संस्कृति पदाधिकारी एक अलग विभाग होने से इनका काम है कि वो सभी, चूंकि पहले ये काम दूसरे विभाग के माध्यम से होता था, दूसरे विभाग के पास बहुत सारे दूसरे काम भी हैं, लेकिन कला संस्कृति विभाग को प्रमुखता से इस काम को करना है। और चूंकि प्रशासन से जुड़ा हुआ है तो अन्य काम भी उनको दिया जाता है, लेकिन चूंकि यह एक विभाग कला के लिए समर्पित है, तो मुझे लगता है कि अभी शुरुआती दौर है। आने वाले समय में यहाँ के जितने भी छोटे बड़े कलाकार हैं उनकी एक सूची बनेगी, और यहाँ स्थानीय स्तर पर साहित्यकारों का, संगीतज्ञों का, चित्रकारों का, मूर्तिकारों का, नाटककारों का, ये एक डायरेक्टरी बन करके और समय समय पर इस तरह के आयोजनों को किया जाएगा। और यहाँ जो बेहतर कर रहे हैं उन कलाकारों को एक बाहर या इससे बड़े रास्ते जो है खुलेंगे। ये स्वागत योग्य है, और मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। ये तो सारी बातें हो गई। इसके अलावा गोपाल पलक जी, हम चाहेंगे कि आप, जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, जितने भी आपके छात्र निश्चित रूप से इस वीडियो को देखेंगे, तो आप अपने छात्रों को या जो यूथ इस क्षेत्र में अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, आपके ज़माने की बात तो आपने खुद ही कहा कि उस वक्त इतना ज़्यादा सूचना तकनीकी अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास बहुत कुछ अवेलेबल है। हमारे शहर में कला संस्कृति विभाग भी है, सरकार भी काफ़ी हद तक सचेत हुई, तो आप क्या संदेश देना चाहें? मैं तमाम छात्रों को और जो हमारे हमसे जुड़े हुए जो भी या युवा हैं, एक आग्रह मैं जरूर करना चाहूँगा कि आप जब कभी भी कला सृजन की बात करें, नवाचार के लिए हर जगह स्कोप है, आप नवाचार निश्चित करें, लेकिन नवाचार के नाम पे आप कुछ ऐसा न करें जो हमारे समाज के लिए, हमारे व्यक्तित्व के लिए, हमारे देश के लिए शर्मिंदगी का कारण बने। तो कला में अपने यहाँ पर्याप्त और मुझे लगता है कि विशाल भंडार है बहुत सारे विषयों को लेकर के, और एक देश के नागरिक होने के नाते, और कलाकार चूंकि संवेदनशील व्यक्ति होता है, तो संवेदनशील व्यक्तित्व होने के कारण मुझे लगता है कि आपको देश की, समाज की और आने वाली पीढ़ियों की चिंता जरूर अपनी कला में शामिल करना चाहिए, जिससे कि हम एक अच्छा और स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सके। तो आप चाहे जिस माध्यम में भी काम कर रहे हो, चाहे वो साहित्य में काम कर रहे हो, नाटक के माध्यम से काम कर रहे हो, संगीत में काम कर रहे हो, तो कोशिश ये हो कि अश्लीलता को परोसा नहीं जाए, क्योंकि इससे समाज को बहुत नुकसान होता है। अभी क्षणिक लाभ के लिए हो सकता है कि आपको थोड़ा नाम मिल जाए, शोहरत मिल जाए, पैसा मिल जाए, लेकिन आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं समाज और
अंतिम रूप से कलाकार का नुकसान होगा। तो अभी आप सुन रहे थे गोपाल फलक को, जो कि हमारे शहर के जाने माने साहित्यकार और चित्रकार हैं, और इन्होंने आप बताया कि किस तरह से हमें अपने जो शहर की, अपने क्षेत्र की जो कला और संस्कृति उसको बचाए रखना चाहिए। और अगर आप क्षणिक सुख के लिए अश्लीलता परोसते हैं तो वो आपको क्षणिक लाभ ही देगा, इन द लॉन्ग रन आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो अब आपके पास इसके लिए भरपूर स्कोप है। तो इसी के साथ गोपाल फलक जी, एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि हमने जहां भी काम किया है तो कोई ऐसा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रहा, उसके पीछे एक बड़ा, मुझे कहिए कि पुरस्कार कहिए एक तरह से। जब मैं SCRT में काम कर रहा था तो वहाँ के जो हमारे मित्र थे, क्योंकि मैं लेखक के रूप में भी था और कलाकार के रूप में भी था, तो मित्रों ने लगभग 2-3 साल मेरे काम को देखने के बाद एक कार्यक्रम चला, जिस कार्यक्रम का नाम मेरे उपनाम के साथ उन्होंने कार्यक्रम फलक कार्यक्रम करके चला। ये किताब भी प्रकाशित हुई। तो मुझे लगता है कि अगर आप निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से अगर आप काम करते हैं तो सम्मान भी मिलता है और एक अस्थायित्व भी मिलता है। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम मित्रों को, अपने सहयोगियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरे काम को सराहा, और उन गुरुओं के प्रति भी आदर भाव मैं प्रकट करता हूँ, जिनके सानिध्य में, जिनके सहयोग से, जिनके आशीर्वाद से मैं एक कलाकार के रूप में और एक शिक्षक के रूप में लगातार काम कर रहा हूँ। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो इसी के साथ देते हैं इस परिचर्चा को यहीं पर विराम। आप देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार, और प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।